नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी पेपर सीरीज के अंदर। ये हमारा सी सेट का पेपर है जो कि 2022 का सी सेट का पेपर है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले 7 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने लगभग 1 से लेकर 65 क्वेश्चन देख लिए हैं। ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारे 66 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और यूपीएससी के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी कॉमन सेंस पे बेस पे पूछे जाते हैं। इसमें कोई बड़े फार्मूले वाली जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे भी इसमें कोई फार्मूला या किसी प्रकार का मैथमेटिक्स, किसी प्रकार का वो कोई भी कुछ यूज़ नहीं होता है। केवल और केवल आपकी कॉमन सेंस पे होता है भी आप कितना अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ इसमें देखी जाती है। चाहे वो आपके परिच्छेद हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, चाहे आपका मैथ हो, बिल्कुल सिंपल आता है। कोई प्रकार का इसमें टेक्निकल नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये 66 नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, कहता भी मान लीजिए पी 2 अंकों की कोई संख्या है। तो पी है वो कोई भी 2 अंक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक्स है और वाई है। ठीक है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है और क्यू उन्हीं अंकों का उल्टा है। जो क्यू है जब का हमारा क्या है, जो क्यू होगा वो क्या होगा, वाई इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया भी ये इसका उल्टा है। ठीक है, तो बनी सी संख्या यदि p और q को क्या किया जाए, गुणा किया जाए, यानी मल्टीप्लाई जब किया जाए तो इसका रिजल्ट ये आता है। कैसे, जब हम इसको p इंटू क्यू होता है उसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या करते हैं हम, कितना आता है हमारा 2430 आता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है p और q के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंतर के बारे में बताना है। तो अगर हम इसको जैसे अब अगर नॉर्मल देखें तो हम किस प्रकार से निकालें, मगर इसका अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो आप देख सकते हैं p और q की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, सॉरी ये सारी आ रही है और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। 0 कब आता है, या तो कब हो जब 10 हो। ठीक है, 10 ये 10 की मल्टीप्लाई किसी चीज़ से हो तब 0 आता है। ठीक है, या फिर क्या हो भी 5 की मल्टीप्लाई किसी से हो, या फिर 4 की मल्टीप्लाई किसी इस प्रकार से हो तब 0 आता है। ठीक है, तो अंत में जो 0 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि 10 क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि इसने कहा है पी और क्यू की वैल्यू है वो 2 डिजिट की है। ठीक है, 2 डिजिट की अगर पी और क्यू की वैल्यू है, अगर यहाँ पर 10 रखें और यहाँ पर 1 रखें तो 10 एकम 10 आता है, जो कि मल्टीप्लाई इसकी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा हम ट्राई करते हैं भी कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिसके अंत में 0 आता है। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास, लास्ट में 10 आता है, यानी लास्ट में 0 आ रही है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम क्या किससे करें करते हैं, अगर हम 4 से 10 से करते हैं तो फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि 10 शब्द आएगा। उसके बाद में फिर आता है हमारा 4। ठीक है, 4 का हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 करते हैं, तो फिर क्या आता है हमारा 20 आता है। ठीक है, एक इससे 0 आता है। ठीक ठीक, और एक अगर हम और लें तो 5 का लें तो फिर 5 गुना 4 हो जाएगा, फिर 6 में आएगा, फिर 3 पे आएगा। ठीक है, 5 से जब मल्टीप्लाई हम 6 का करते हैं तो फिर क्या आता है 30 आता है। ठीक, तो ये 3 आते हैं हमारी, जहाँ से मल्टीप्लाई करने में अंतिम अक्षर क्या आता है, 0 आता है। ठीक, इसी को हम लेते हैं पहला, अगर हम इस पहले केस को लेते हैं 2 और 5 को लेते हैं, तो पहले जो हम पी और क्यू अगर हम 2 5 लेते हैं तो अगर हमारा फिर क्यू क्या होगा, 5 2 होगा। ठीक है, फिर क्या करें, या फिर इसको उल्टा कर सकते हैं भी 5 2 इधर ले सकते हैं, ये चीज़ इधर ले सकते हैं। अगर हम इसमें से ये माइनस करते हैं 25 में से, अगर ये माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा 27 आता है। ठीक है, तो मगर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ आंसर तो हमारा आ रहा है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देते हैं, देखें अब यहाँ से देखेंगे तो जैसे हमारा 27 आ गया, फिर हम आंसर नंबर बी कर देंगे, मगर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें 25 और 52 की मल्टीप्लाई भी करके देखना है भी ये वाला आंसर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब हम 25 की यानी 52 है, इसका जब हम क्या करते हैं 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 0 1, फिर 25 और 1 26। ठीक, फिर हमारा यहाँ पर आ गया 4 और फिर 5 और 10 आ गया। ठीक, तो ये आता है हमारा कितना आता है भाई 0, फिर 0 1 यानी 3, फिर 1, ये लगभग 1300 के आसपास आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक, एक सेकेंड, तो अभी हमारे पास दूसरा स्टेप तो क्या था, वो 3 और 4 वाला, 3 और 5, सॉरी 5 और 4 वाला। जब हम क्या लेते हैं, एक तरफ हमारे 5 और 4 लेते हैं जैसे पी क्यू, अगर इसमें से माइनस करते हैं हमारा कौन सा 4 इंटू 5। ठीक, 4 इंटू 5 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 9 आता है। क्या 9 आंसर में है, हाँ भी बिल्कुल है। अगर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 5 इंटू 4 5, ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 0 यहाँ 2 आया,
फिर 25 और 2 27 आ गई, ठीक। फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 आ गया, एक यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 21 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, और ये हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे कितना था 22 होना, ठीक है। फिर हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा 0, और ये 6 और 7 हो गए 13 हमारे, ठीक। फिर ये हमारा 2 और 1 3 और 1 ये 4 हो गया, और फिर हमारा यहाँ पर 2 हो गया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो 9 है वो हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का होता है, वहाँ पर अगर हम सोच के सवाल को करते हैं तो हमारा हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी दो हमारे पास क्या है, घन पूर्ण संख्याएं हैं, कौन कौन सी है, p और q है, के बारे में जो इस प्रकार है भी p क्या है हमारी, क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और q हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी से भाग नहीं जाती, एक और अपने आप के अलावा, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं या पूर्ण संख्या, सॉरी वहाँ प्राइम नंबर बोलते हैं। तो वो संख्या कौन सी होती है, या तो वो एक से मल्टीप्लाई होती है, या अपने भाग जाती है, या अपने आप से कोई भी ऐसी संख्या, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये वाली जो संख्याएं होती है ये प्राइम नंबर्स होते हैं, ये या तो अपने आप से भाग होते हैं या फिर एक से भाग होते हैं, ठीक है। तो p है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। q क्या है, हमारी भाज्य संख्या है, तो q हमारी कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है। इसके साथ में 10 है, 12 है, ये सारी कौन सी भाज्य संख्या है, तो ये भी हो सकती है। तो हमें यह बताना भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन हमारा क्या कहता है, जो p मल्टीप्लाई q है वो एक विषम संख्या हो सकती है क्या, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार की होती है, वो विषम संख्या होती है। कहते हैं भी जब हम किसी दो यानी संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करेंगे p और q में से, तो क्या वो विषम संख्या बन सकती है। तो हम अगर हम 2 और 4, जैसे 3 को लेते हैं, एक तो ठीक है, कि 3 एक विषम संख्या है, और दूसरी भी अगर हम किसके साथ लेते हैं, तो अगर इसके साथ अगर 4 के साथ करें 20 आता है, जो सॉरी 12 आता है, 6 के साथ करें 18 आता है, मगर जब 9 के साथ करते हैं तो वह 27 आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से विषम संख्या तो आ रही है, तो पहला हमारा कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, जब हम क्यू को p से डिवाइड करते हैं तो क्या ये भाज्य संख्या बनती है, ठीक है। किसको, अब q को हम किससे डिवाइड करें, p से अगर हम डिवाइड करते हैं तब। तो सिंपल सा है, जैसे यहाँ से हमने 4 उठाया, यहाँ से हम क्या 2 उठाया, तो जब हम 4 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कौन सी भाज्य संख्या बन जाएगी, क्योंकि जो 2 है वो या तो अपने आप से भाग होता है या एक से भाग होता है। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सही है। तीसरा कथन कहता है जब हम p और q को प्लस करते हैं या जिसको जोड़ते हैं तो क्या एक अभाज्य संख्या बन सकती है। देखते हैं, अगर हमारी p और q, p में से हमने अगर 3 लेते हम, क्योंकि 2 लेते हैं तो सम आएगा, ठीक है। कोई भी विषम संख्या के साथ जुड़ती है फिर भी चलो हो जाए, मगर हमें इसमें से लेना है। 3 ले लिया और एक हमने क्या ले लिया इसके अंदर से, एक हम इसमें से 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, जो कि एक प्राइम नंबर बन जाता है। तो ये कथन भी हमारा सही हो गया। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है अब्रह यानी दोपहर के 3:16 और हमारे दोपहर के 3:17 बजे हैं के घड़ी की जो सुई है वो घंटे की और मिनट की, घंटे और जो सुई है, एक तो हमारी घड़ी की घंटे की सुई और दूसरी हमारी मिनट की सुई, वो एक साथ मिलती हैं, ठीक है। तो क्या करती है ये संख्या क्या होती है, एक साथ मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारा घड़ी में जब 3 बजता है, ठीक है, तो हमारी जो ये जैसे ये घड़ी है, तो जैसे 3 बजता है तो कुछ इस प्रकार का एंगल होता है, मगर जब वो 16-17 मिनट के आसपास आती है तो थोड़ी सी आगे ये सरक जाती है और थोड़ा सा ये इसके ऊपर आ जाती है। तो बिल्कुल ये एक साथ मिल सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक हमारा सही है। दूसरा कथन देखते हैं, कहता है 4:58 और दूसरा है हमारा 4:59 के बीच जो घड़ी की जो मिनट की जो सुई है वो सेकंड की सुई पर के साथ मिलती है। तो बिल्कुल मिलती है जी, क्योंकि जब हमारे जो 4 बजते हैं तो जो घंटे की सुई है वो 5 पर आने को होती है, और जैसे 4 बजते हैं तो बिल्कुल पास में होती है, और जब सेकंड की सुई इसके पास से आगे गुजरती है तो वो कहीं ना कहीं इसको क्या करती है, क्रॉस करती है या उसके ऊपर से जाती है। तो ये कथन भी हमारा सही है। तो इसमें आप फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, मगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से क्वेश्चन को करते हैं तब भी आपके क्वेश्चन हो जाते हैं,
तो इसके जो दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर है पूछा गया सी हमारा राइट आंसर है। सी सेट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से, एक आधा मिनट उस पर लगाइए, फिर जाकर पढ़ते ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे वो कंप्रीहेंशन भी क्यों ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है एक्स और वाई दो क्या है, पात्र है हमारे पास। एक्स में पहले हमने क्या किया, 100 हमारे पास एक्स में क्या है 100 ml क्या है दूध है, और वाई में हमारे पास क्या है 100 ml पानी है। ठीक, चलो एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास x है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, जो x है उसमें क्या है हमारे पास, जो 100 ml हमारे पास क्या है दूध है, क्या है दूध, ठीक है, जो मिल्क बोलते हैं उसको। और y के अंदर हमारे पास क्या है 100 ml पानी है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास वाटर है। ठीक, फिर कहता है भी x में से 20 ml दूध निकाल कर y में डाल दिया गया, तो इसमें अगर हम डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x अब कितना बचा है हमारे पास 80 बचा है। ठीक, और जो हमारा y है यानी पानी और घोल का जो मेल है वो कितना हो गया, अभी हमारे पास 120 हो चुका है। ठीक है, जिसमें 100 तो हमारा पानी है और 20 ml हमारा क्या है दूध है। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिला दिया गया है, और y का फिर हमने जो मिश्रण है, अब इसका जो अब इसमें अगर अनुपात निकाले तो लगभग ये हो जाएगा अभी 5:1 है, यानी 5 हिस्सा इसके अंदर पानी है और 1 हिस्सा इसमें दूध है। तो इसमें क्या है, अभी 20 ml क्या है, 20 ml मिश्रण है वो वापस x के अंदर डाल दिया जाता है। तो अगर हम इस मिश्रण का, अभी ये y के पास क्या बच गया हमारे पास 100 y के पास बच गया, क्योंकि इसमें से 20 निकाल दिया, और x के पास सॉरी x है हमारा, उसके पास कितना भी वापस 100 हो गया। मगर पहले जो x था उसके पास प्योर दूध था और इसके पास प्योर पानी था, अभी इनके पास क्या, दोनों के पास मिश्रण हो गया है। ठीक है, अब फिर क्या कहता है भी x में दूध का अनुपात m में निर्दिष्ट किया जाता है। भी जैसे दूध है वो कितना है, इसके अंदर m है से माना जाता है, और y के अंदर जो जल है वो n के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है निम्न में से निर्दिष्ट होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना भी कौन सा, जैसे पानी और क्या हमारे इक्वल है दोनों के दोनों। दूसरा हमारा क्या है भी m है वो ग्रेटर देन है n से, यानी m मतलब दूध ज़्यादा है n से। उसके बाद में हमारा ये लेस देन दिया गया है कि m है यानी जो दूध है वो पानी से कम है, या इसका जो डाटा है वो हमारे पास अपर्याप्त है। ठीक है, ठीक, तो हमने निकाला कितना था, जैसे टोटल कितना था हमारा 1/5 था। अगर मतलब 1/6 में से एक हिस्सा हमने पानी का था तो x के अंदर डाल दिया, और बाद में हमने क्या कर दिया इसको, यानी 100 में से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो हमें ये पता चल जाएगा भी उसमें दूध कितना था, क्योंकि दूध हमने 20 ml डाला था, और 1/6 यार इसका पूरा टोटल 6 हिस्सा था, एक हिस्सा निकाल कर उसमें से डाल दिया था। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आता है लगभग 3.33। तो अब हम कह सकते हैं भी जो पहले उसके अंदर हमने कितना दूध निकाला था, 20 ml दूध निकाला था, मगर दूध की मात्रा हमने उसमें 3.33 वापस डाल दी है। ठीक है, इतनी मात्रा हमने वापस निकाल दिया, तो उसमें से दूध निकला कितना है, दूध इसमें से केवल और केवल निकला है अपना 60.67 है। सॉरी, ये जो हमारा सॉल्व करने के बाद है, तो इतना क्या होता है उसके अंदर दूध रहता है। भी वापस हमने भी जो 20 निकाला था, तो अब पानी के अंदर दूध की मात्रा इतनी रह गई है, और इतनी दूध की मात्रा वापस चली गई है ए के अंदर। ठीक, तो यही पूछा गया है। जब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास पहले क्या था, भी हमारा जो 80 था हमारा, ठीक है 80 हमारा दूध था, अगर हम उसके अंदर जो जितना हमारा दूध वापस आया था वो मिला देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 83.33 हो जाएगा, यही होगा। ठीक, इसके बाद में हम क्या करते हैं, और अगर ऐसा ही हम y के साथ करते हैं, ठीक है, अगर जिसमें से कितना था हमारा 100% पानी था, अब 100% पानी में से हमारा निकल कितना गया पानी, ठीक है, क्योंकि 20 निकाला था तो हमारा निकला था 67.7 के आसपास पानी निकल गया है, जो पानी y में चला गया, किसमें a के अंदर चला गया है। ठीक है, सॉरी x के अंदर। तो अब ये इसका भी माइनस करते हैं, तो हमारा ये कितना बचता है, ये भी हमारा कितना बचता है 83.30 ml बचता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है हमारे पास इक्वल है, यानी यहाँ पर जो पानी की मात्रा है इसके अंदर जैसे जो पानी की मात्रा है वो बराबर है, इसके अंदर जो दूध की जो मात्रा है वो बराबर है, तो m = n होगा, जो राइट नंबर आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक,
तो हल्का फुल्का करोगे तो इसके अंदर किसी प्रकार का फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, किसी प्रकार के कोई सिर्फ कॉमन सेंस के हिसाब से जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कहता गया वैसे वैसे हम करते गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हल्का सा सी सेट, बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर वहाँ पर 2 घंटे के अंदर हमारे पास इतना प्रेशर होता है भी हम ये सोचते हैं कौन सा सवाल करें कौन सा न करें, तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं फंस के रह जाते हैं और हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक, तो क्या कहता है अभी कोई भी वृत्त रेखा किसी यानी जो गृहस्थी को 5 भिन्न मदों के अंदर, गृहस्थी मतलब जो हमारा जो सर्कल है, हमारी एक वृत्त रेखा है, उसको हम ए बी सी डी ई में व्यय करता है। ठीक है, तो एक मान लो जो वृत्त रेखा के अंदर अपने जो मद है यानी अपनी जो सैलरी है वो कुछ इस प्रकार से वह डिफाइन करता है या उस प्रकार से वह बांट देता है जिसमें ए बी सी डी उसके पास व्यय करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस हिसाब से लेते हैं, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोले तो इसको पाई डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये जो पाई डायग्राम होता है वो क्या दर्शाता है भी कहीं न कहीं जो व्यय की हो जाए वो अंतराल को दर्शाता है। जैसे हम क्या करते हैं भी जब हमारा जीएस के अंदर हम पढ़ते हैं भी किसके अंदर कितना भी हमारा लोहे की मात्रा है, किस राज्य में कितनी है, किस राज्य में कितनी है, तो उसको भी हम क्या करते हैं पाई डायग्राम के तहत डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग हिस्से कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे इतने हिस्से के अंदर हमारा जल हो गया, इतने सॉरी इतने इतने के अंदर हमारा जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर हो गया, इतने के हमारे अंदर गुजरात के अंदर हो गया, इस प्रकार से हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक, इसको हम एक बार मिटा लेते हैं। ठीक, तो इसी इस तरह का जैसे ए बी सी, इसमें इसने कहा है बी सी और डी और ई क्रमशः कितने हैं उनके पास 90% है, 50% है, 45% है, सॉरी 45 डिग्री और 75 डिग्री के संगम से एक है, एक को व्यय करता है। तो यानी इसको अगर हम पाई डायग्राम को अच्छे से देखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी ये जो पाई डायग्राम है इसका एंगल कितना होता है, हमारा 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का हमारे पास होता है। अब 360 डिग्री में से ये सारे के सारे इसको मिल जाते हैं, तो पूछा ए के पास व्यय कितना बचा, बी का दे दिया, सी का दे दिया, डी का दे दिया, ई का दे दिया, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन सभी को क्या करना है टोटल करना है और 360 में से घटा देना है। 5 ही तो मत दिए हुए हमें, 5 में से 4 हमारे पास दे रखे हैं, एक दिया नहीं है, यानी अब इन सबको प्लस कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, 360 में से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मगर पूछा गया भी प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत होगा तो जितने भी हमारे जो सारे टोटल्स होंगे उनसे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो चलिए तो करते हैं हम इसको भी। सबसे पहले ए बी सी, हमारे ए और इसके पास कितना है हमारा 90 है, फिर हमारे उसके पास कितना है 50 है, फिर उसके पास हमारा क्या है 45 है। ठीक, फिर उसके पास हमारा कितना है 75 है। ठीक है, तो अब हम जब से इस सारी को टोटल करते हैं हमारे पास तो ये कितना होगा हमारा, लगभग ये हो जाएगा 260 के आसपास। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 260 हो जाएगा, और टोटल कितना होता है हमारे पास 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, इसके में अगर हम 260 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, पूरा का पूरा 100 बचता है, यानी 100 डिग्री है वो हमारे पास ए पर वह व्यय करता है। मगर हमें बताना है भी जो 100 डिग्री है वो हिस्सा कितना है, इसका प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत निकालते कितना कैसे है भी, जितना हमारे पास है, जितनी हमारा टोटल वो हमारे पास क्या है जो टर्म्स है। ठीक है, और मल्टीप्लाई इंटू 100 कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत का। निकालते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं। ठीक है, फिर हम इसको जैसे ये इसकी आ गया हमारा ये 5 पे, ठीक है, और ये हमारा आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसे काटेंगे तो हमारा जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 250 बटे में कितना आ जाएगा, जो 9 है हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऐसे काटते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में जो क्या है 250 बटा में क्या होगा, यानी सॉरी 9 आ जाएगा, तो आंसर डी है वो हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास परिच्छेद है, तो परिच्छेद को हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं भी हमारा उत्तर क्या आता है। क्या कहता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन करने के लिए, किसको अनुसंधान यानी जो रिसर्च वगैरह होते हैं, जो कहीं कर इस प्रकार से हम करते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो उसको हमें प्रोत्साहन करने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। तो विश्वविद्यालयों के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें से क्या है, एक है। समकालीन विश्वविद्यालयों ने अनुसंधान को प्रोत्साहन किया था। हमारे जो समकालीन जो विश्वविद्यालय यानी अतीत के जो विश्वविद्यालय थे उन्होंने भी क्या किया था, अनुसंधान को प्रोत्साहन किया था। न केवल उन मामलों पर जहां अनुसंधान की आवश्यकता है, बल्कि सभी प्रकार के पूर्ण अलाभकारी विषयों पर भी उन्होंने क्या किया, इस पर प्रोत्साहन किया था। ठीक है, तो हर प्रकार पर अनुसंधान करना, उन्होंने रिसर्च करना एक प्रकार से बेहतर समझा।
वैज्ञानिक अनुसंधान संभवतः किसी भी पूरी तरह से मूल्यहीन नहीं है। इसमें कहा है ये जो वैज्ञानिक है वो अनुसंधान है वो संभवतः किसी भी तरह से पूरी तरह मूल्यवान नहीं है। ठीक है, मूल्यहीन नहीं है। यानी हम जो भी करते हैं, हमारा कोई न कोई अनुसंधान करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है भी हम कोई भी अनुसंधान करते हैं तो हमें उसका किसी प्रकार से लाभ नहीं होता है। यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, ठीक है, और अनुसंधान का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा रहता है कि प्रतिभा यानी अन्वेषण के लिए ही उनके परिणाम पर महत्व हो। ठीक है, और ये प्रेरणाहीन किंतु मेहनती और अनुसंधान द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी भी सामूहिक व सामीकरण के आधार पर रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अंत कहता है भी जब जिस प्रकार से हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग हम शुरू के अंदर किसी प्रकार के रिसर्च या खोज की शुरुआत करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है भी ये मूर्खतापूर्ण काम हुआ। जैसे स्टार्टिंग में किसी ने कहा था भी मैं हवाई जहाज या इतना बड़ा बनाऊंगा जो कमरा क्या भी हवा में उड़ेगा, तो ये मूर्खता की बात है। ठीक है, ठीक है, अगर अब आज के टाइम पे ये कहा जाए भी हम ऐसा करेंगे भी ऐसा यंत्र बनाएंगे भी, यानी हमें मंगल ग्रह पर जाने में कम से ज़्यादा हम एक दिन में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी हमें ये शायद मूर्खतापूर्ण बात लग रही हो भी, हम लाइट की भी जो गति है उससे भी तेज या इसी से इस प्रकार की हम कोई चीज़ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो अभी नहीं, पर फ्यूचर के अंदर क्या पता ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम इस प्रकार की व्यवस्था कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पहले हमें क्या लगता है, मूर्खतापूर्ण लगता है। ठीक है, और अबौद्धिक भी लगता है। मगर क्या होता है, उनकी जो प्रेरणा मिलती है, उनके जो मेहनत होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उनसे एकत्रित करके सामान्यकरण के आधार पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु जहाँ अनुसंधान मौलिक नहीं है, क्या पर कहानी मौलिक नहीं है, यानी जहाँ पर उनकी जरूरत नहीं है और सिर्फ विद्यमान सामग्रियों को ही फिर से व्यवस्थित करने के रूप में से बनता है, तो इसमें किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया गया। जो हमें दिया गया उसी से हमने कोई चीज़ बनाई है, जहाँ इसका उद्देश्य वैज्ञानिक न हो क्या हो जाता है, साहित्यिक या ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है अभी अगर हमें इतिहास की कोई चीज़ है उससे उठाकर हम किसी चीज़ का संशोधन कर देते हैं। जैसे मोबाइल की खोज हुई थी, मोबाइल की खोज के बाद आज एंड्रॉयड आया, इसके बाद iOS आया, इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट आए हैं। तो वो कहीं की खोज नहीं है, वो क्या है, एक प्रकार का इसका जो ऐतिहासिक या आपका साहित्यिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो यह एक प्रकार की जो आशंका है कि यह पूरा कार्य निरर्थक बनकर रह जाएगा। तो ये क्या प्रकार की एक आकांक्षा बनी हुई है, कहीं कहीं ऐतिहासिक बनी हुई है, ये आकांक्षा बनी हुई है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्ण धारणा क्या है। ठीक है, ये पूर्व धारणा मतलब जो लेखक है वो कहना क्या चाहता है, अंत में उसका मेन टारगेट क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला कहता है वह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता, यानी जो वैज्ञानिक अनुसंधान है ये कभी भी मूल्यवान नहीं होता। तो उसने कहा भी ये मूल्यहीन नहीं होता है, मूल्यवान की बात नहीं की, भी उसने कहा भी मूल्यहीन नहीं होता है। मूल्यवान की तो कह रहे कोई न कोई होगा, वो मूल्यवान तो होगा ही होगा। मूल्यहीन की बात है, मूल्यहीन की, यह कभी भी बहुत ही मूल्यवान होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत मूल्यवान होता है। तो ये हो सकता है, मगर हर कभी कभी बहुत मूल्यवान हो सकता है, ये भी कहीं न कहीं हो सकते हैं भी। कई बार जो आविष्कार होते हैं हमारे बारे वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं वे हमारे मूल्यवान हो सकते हैं। चलो अगला देखते हैं, ये कभी भी कुछ न कुछ मूल्य के बिना नहीं होते। तो ये बात हमने पहरे के अंदर कही गई है, मगर ये बात पहरे के अंदर कह नहीं गई है भी हमेशा कभी कभी मूल्यवान होते हैं नहीं होते हैं, मगर ये बात उसमें अंदर कही है भी कुछ न कुछ बिना यानी नहीं होता, उसका मूल्य कुछ न कुछ तो जरूर होगा, चाहे थोड़ा हो, कुछ न कुछ तो सीखने का हमें मिलेगा। अगर कहते वह हमेशा ही बहुत मूल्यवान होते हैं तो ये जरूरी नहीं है हमारे आविष्कार वो फेल भी होते हैं। ठीक है, हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो मूल्यवान हो ये जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर इसका सबसे सटीक बैठता है वो सी, इसका सबसे सटीक बैठता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्या कहता है, भी लेखक के अनुसार किस प्रभुत्व या अन्वेषण के लिए बहुत से अनुसंधान के परिणाम महत्व नहीं रह सके। लेखक कहता है भी किसी भी प्रभुत्व अन्वेषण, जो प्रभुत्व का जो हमारा क्या कहता है अन्वेषक होता है के लिए बहुत से अनुसंधान, जितने भी हमारे जो ज़्यादातर जो रिसर्च होते हैं के परिणाम हमारे लिए क्या होते हैं, कहीं के जो महत्व नहीं होते। तो ऐसा बात नहीं है, हमारी जो रिसर्च होती है वो कहीं के मानव जो कल्याण होते हैं उसी के लिए ये किए जाते हैं। अगला कहता है किसी भी प्रभुत्व अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व होता है।
तो हम कहते हैं भी अगर कोई भी इन्वेंशन हो या कोई भी अनुसंधान का परिणाम हमेशा ही लेकिन हमारे लिए महत्व होगा, तो ये जरूरी नहीं है। कोई ऐसे भी रिसर्च होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या हो सकते हैं, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अभी हाल ही के अंदर हम बात करें तो जिस प्रकार के जैसे भी कोरोना का जो वेरिएंट था, उसी को कहते थे भी मानव जनित था ये, तो ये भी तो एक अनुसंधान था। तो वह थोड़ी था हमेशा हमारे लिए महत्व ही होता था, तो कुछ के हमारे नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रभुत्व अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व हो सकता है, यानी कह सकता है भी हमारे लिए भी किसी भी प्रभुत्व अन्वेषण के लिए भी प्रभुत्व के अनुसार से करते हैं के लिए जो कोई भी अनुसंधान होता है उसका परिणाम महत्व हो सकता है, पर हमेशा नहीं ये महत्व हो सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं होती है, इसमें हमेशा कहा गया मगर हमेशा नहीं होता, ये हो सकता है, तो ये बात हो सकती है। चलो लास्ट वाला पढ़ते हैं। कहता है किसी भी प्रभुत्व अन्वेषण के लिए कोई भी अनुसंधान का परिणाम हमेशा कुछ का महत्व होना चाहिए। तो यानी कुछ का महत्व होना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ही हमारा सबसे सटीक बैठता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी इसका सबसे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला भी हमारा क्या है, परिच्छेद से संबंधित है। कहता है बाढ़ और सूखे की समस्या का सबसे अच्छा जो समाधान है कैसे किया जा सकता है, किसका, बाढ़ और सूखे का, कि नुकसान कम से कम हो। तो अभी हमें क्या होना चाहिए भी, इसका नुकसान हमें क्या होना चाहिए, इससे कम से कम होना चाहिए बाढ़ और सूखे की वजह से। ठीक है, तो इसको हम नियंत्रित शायद ना कर सके मगर हम कह सकते हैं भी नुकसान है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और तंत्र लचीला बन जाए, जिस प्रकार की हम जो व्यवस्था करें वो काफी लचीली हो। प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत में 120 दिनों में जो कि जून और सितंबर तक के दौरान अत्यधिक हमारे पास क्या होती है, जल प्राप्त होता है। यानी इस टाइम में क्या होता है, हमारे यहाँ मानसून आता है, और मानसून की वजह से हमारी जो यानी जो वार्षिक वर्षा है वो कितने 75% जल होता है हमारे पास प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बाढ़ का कारण बनता है। ठीक है, और शेष हमारे पास जो 245 दिन जो बचते हैं औसतन वहाँ पर क्या होती है, इसको बोलते हैं अत्यल्प वर्षा के प्राप्त होती है, इसमें हमें कम वर्षा प्राप्त होती है। और उपलब्धता जल की जो उपलब्धता ही की इस विषय स्थिति को इस तरह से प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर हमें जल के उपयोग बना रहे। तो इस समय जो हमें अत्यधिक वर्षा होती है उसको हम स्टोर कर लें, और बाकी बचे हमारे 245 दिन हैं उसमें हम उस जल का उपयोग करें। हमें कुछ इस प्रकार की तकनीकी का विकास करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा परिच्छेद ये बात कहता है। ठीक, तो देखते हैं परिच्छेद क्या, हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक और तर्कसंगत है और टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। तो हमें ये बताना है सबसे सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है, यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब ये होता है कि हम जो ये हमारे क्या क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी हमारा जो वो क्या कहते हैं क्रक्स है वो कुछ इस प्रकार से निकलता आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे सर्वोत्तम निकालना है। तो कहता है पूरे देश में कंक्रीट के विशाल जो भंडार व टंकियों व नहरों का निर्माण करना चाहिए, जहाँ पर पूरे देश के अंदर इस प्रकार की बड़ी बड़ी टंकियों का निर्माण करना चाहिए। और ये हमें क्या करना है, परिच्छेद के आधार पर देखना है। तो किसी इसी प्रकार का जिक्र हुआ हमारे पास भी, हमें टंकी या इस प्रकार के कुछ निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे अगला क्या कहता है। इस पर हमें दोबारा अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद विचार करेंगे भी ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रकार की जो नहरें हैं उनका निर्माण तो हम कर सकते हैं। अभी कहता है अभी फसल लेने के स्वरूप और कृषि की प्रथाओं में बदलाव लाना चाहिए। तो इसमें फसल और कृषि का कोई भी जिक्र ही नहीं हुआ है हमारी पूरे के पूरे परिच्छेद के अंदर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। तो नदियों को जोड़ने से संबंधित परिच्छेद के अंदर बात रही है भी नदियों को जोड़ना है। हमें कुछ और प्रकार के भी हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना सकते हैं जिसको हम नदियों को एक साथ जोड़े या ना जोड़े, इसमें हमें नदियों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, बांधों और जलाशयों के जरिए जल को सुरक्षित भंडार का या बफर बनाया जा सकता है। किसके अंदर, हम जो जलाशय होते हैं उससे हम इसको क्या बना सकते हैं, बफर जोन बना सकते हैं। तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कहना भी कंक्रीट के विशाल मैदान में भंडार टंकियों का निर्माण करना चाहिए, तो ये हमारा ऐसे नहीं हो सकता है क्योंकि जो बारिश होती है वो हमारी ज़रूरी नहीं है भी हमारी सारी जगह बराबर हो। तो जो बारिश होती है वो लगभग कुछ क्षेत्रों के अंदर होती है और कुछ क्षेत्रों के अंदर नहीं होती है। तो इससे हम जो ये वाली चीज़ है तो ये हम ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं बना सकते। जो टंकियाँ है या वो एक सीमित मात्रा में बना सकते हैं, और वो बाढ़ वाली स्थितियों में बनेंगे क्योंकि वहाँ तो वैसे ही पानी ज़्यादा है, तो हम इसको वैसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा
गलत हो जाएगा, जबकि ये जो डी है ये सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि हम बांध बना सकते हैं, बड़े बड़े जलाशय बना सकते हैं, ठीक है, तालाब वगैरह हो गए। बांध को हम क्या कर सकते हैं, पानी जब ज़्यादा पानी हो तो यहाँ पर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे नहरों के माध्यम से उसको धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सुधार यानी सुरक्षित कर सकते हैं और एक बफर जोन यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसका जो डी होगा वो सबसे सटीक आंसर बैठता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फिर मैथ का है, ठीक है, एक प्रकार से, हाँ ठीक है, मैथ। तो अगला देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता है कि यदि 15 14 यानी सारे सारी ये जो मल्टीप्लाई है ये 1 तक, और m कब 3m इंटू n, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो हमें बहुत मुश्किल सा लग रहा है, अभी इस सारी को टोटल करो फिर ये किस प्रकार से निकलेगा। मगर इससे पूछा अभी m और n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक में यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है, ठीक है। एक जीरो इंटीजर होता है और नेगेटिव में -1 -2 इस प्रकार से होता है, मगर इसने कहा धनात्मक है यानी क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक है। तो m का जो महत्तव क्या मान होगा, जो n का जो मान होगा, m का कोई मान है वो क्या मान होगा, ये हमें निकालना है। तो m का मान पूछा पाए, यानी जो 3 के ऊपर जो m है इसकी कितनी पावर हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको सारे को एक साथ लिख लेते हैं, ऐसे 15 गुणा 14, ठीक, ऐसे 13, फिर इसका 12, फिर 11, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये सारा सारा मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मगर हमें 3 का क्या कहता है, 3 की पावर m है, तो हमें ये चीज़ देखनी है भी जो 3 के यहाँ पर मल्टीपल कितने हैं, यानी 3 के जो पहाड़ा बोलते हैं हम आम भाषा के अंदर, वो कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। जैसे 15 है, उसको हम 3 × 5 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी को एक बार मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, एक बार ऐसे ही वैसे पड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा ये 12 है, 12 नंबर है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3 लिख सकता हूँ, या 3 × 4 एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में किसको, जो हमारा ये 9 है इसको लिख सकता हूँ, कितना, 3 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं 2 है, ये 6 है, इसको लिख सकता हूँ कितना, 2 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाकी जो भी संख्या है उसके अंदर 3 नहीं आता है, 3 नहीं आता है तो उसके हम पावर कैसे निकालें भाई, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारा जो 3 आता है खुद, 3 × 1 आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 कितनी बार आया है वो सारा सारा, जैसे 1 2 3 4 और 5 और 6, तो यहाँ हम 3 की क्या कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी 3 की 6 आएगी तो हमारा जो 6 यानी जो m है वो महत्वतः मान उसका 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इसका राइट आंसर होगा, बाकी आगे हमें इसके सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर होता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले इसको साफ करते हैं, ठीक। तो बी हमारा क्या कहता है, अगला आंसर कहता है भी किसी भी अनुक्रम, ठीक है, ये हमारा क्या दिया है, अनुक्रम दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जैसे 2 दिया है, 12 दिया है, 36 दिया है और 80 दिया है और 150 दिया है, फिर एक्स का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में हमें सीरीज बनती है, हम देखते हैं भी कितना इससे ज़्यादा है या किस प्रकार से डिवाइड करके बन रहा है, किस प्रकार से ये माइनस करके बन रहा है। तो ये हम अगला अक्सर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से सबसे सिंपल तरीका होता है इसके और इसके बीच का अंतर देखते हैं। ये अंतर कितना है अभी हमारा, 10 का अंतर है। फिर नेक्स्ट के हम इसके और इसके बीच में अंतर देखते हैं, ये कितने का अंतर है अभी हमारा, ये 14 का अंतर है, ठीक है। फिर हम इसमें और इसमें अंतर देखते हैं, तो ये 36 और 80 में से कितने का अंतर है, ये हमारा 44 का अंतर है। और ये नेक्स्ट हम इसमें से इसमें कितना अंतर है, ये 70 का अंतर है। देखते हैं 10 14 44 70, तो ये हमारा किसी प्रकार का अंतर नहीं बन रहा है, ना हम इसका कोई स्केयर है, ना कोई हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं भी इस हमारी सीरीज से अगर कोई चीज़ बनती हो, इसके और इसके बीच में कितना का अंतर है हमारा, ये हमारा कितना, 4 का अंतर है। ये इसमें हमारा कितना का अंतर है, ये हमारा है, सॉरी 14 नहीं 24 है, क्योंकि 12 और 26 में से 24 का अंतर होगा। तो 24 का अंतर होगा, तो इसमें कितने का अंतर, ये हमारा 14 का अंतर है, ठीक है। इसके 24 और फिर इसके अंदर में कितना अंतर हो गया, ये हो गया 20 का अंतर है, ठीक है। और इसमें कितना अंतर हो गया हमारा 44, और इसके अंदर ये हमारा हो गया ये होता है हमारा जैसे
इसमें 26 का अंतर होता है। ठीक, अब अगर हम देखें अभी 14, 20 और 26, अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कितना अंतर है। ये हमारा 6 का अंतर है, ये भी हमारा 6 का अंतर है। तो अब यहाँ से हम लेकर चलेंगे, इन दोनों के बीच में 6 अंतर है तो यहाँ जो संख्या आएगी उसके अंदर भी कौन सा होगा, 6 का अंतर होगा। तो अगर मैं इसके अंदर 6 जोड़ देता हूँ तो कितना आते हैं, 32 आता है। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ जैसे इसको अगला अक्षर हमारा, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं भी 26, हाँ सॉरी ये 44 के, हाँ ठीक है 26 के अगला अगर 32 अक्षर है तो 32 के अंदर कितना जोड़ा था। अब इसके अंदर हम क्या करें भी ये वाला संख्या जो उतना उसके अंतर रखें, 70 के बीच में जब 32 का अंतर रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, अगला अक्षर 102 आएगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ थी, ये इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख रहे थे हम। ठीक है, ये कितना आ गया 102। अब 102 किसका डिफरेंस था, जो ये वाली 150 थी और x के बीच का जो डिफरेंस था वो 102 था। तो ये वाली संख्या कितनी हो सकती है हमारी, 252 हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका भी, जो राइट आंसर है वो होगा बी, हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी क्या दे रखा है भी एक शून्यतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला में एक हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, और दूसरा हमारा एक हमारा कौन सा है, एक तो शून्यतर, ये शून्यतर मतलब 0 से लेकर हमारे 1 से लेकर के 9 तक, क्योंकि शून्यतर को जो वही होते हैं जो 1 से लेकर हमारे कितने तक, 9 तक हैं, जो सिंगल डिजिट के होते हैं वो वाली संख्याएं हैं। फिर कहता है भी हमारे जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लेने हैं हमें। स्वर कितने होते हैं भी हमारे पास, जैसे एक वोवल्स होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर कितने होते हैं हमारे पास, 21 होते हैं। ठीक है, जो कि वोवल कितने होते हैं, 5 है, उन 5 को छोड़ करके। फिर उनके बाद में कहा है, फिर हमारे पास व्यंजन है जो कि कैपिटल के अंदर है। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे के सारे कैपिटल के अंदर लेने हैं। तो वोवल कितने हैं हमारे पास, 5 होते हैं, क्योंकि बाकी 5 बच गए। तो अब इसमें से कहा है बनाने के लिए उपयुक्त किया जाना है, हमें क्या बनाना है, इनमें से एक पासवर्ड बनाना है। तो हर पासवर्ड में क्या होना चाहिए, एक स्वर से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, और व्यंजन में क्या क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो इतने कितने पासवर्ड हम बना सकते हैं। तो स्वर से जैसे हम एक से बात करें, ठीक है, एक से हम शुरू करते हैं तो इसके बाद में ए आ सकता है, लास्ट में ए आ सकता है। तो ये चीज़ें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती रहेंगी। तो जो ऐसे इसको हम सीधा करते हैं, 9 है, 21 है और जो 5 है। अब जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही करेगा। पहले हम जैसे 1 से बनाते हैं, 1 से 26 तक बनेंगे, क्योंकि वो 21 तक बनेंगे। ठीक है, 21 ये बन गए, फिर 2 से बनेंगे, फिर 3 से बनेंगे, फिर 4 से बनेंगे, इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। तो जब हम इस सारी की क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं अभी हम इसका 945 बार ऐसे पासवर्ड बना सकते हैं जो इस प्रकार की क्रिया से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। तो ठीक है, तो कितनी बार, 945 बार। तो कैसे, जैसे हमने पहले एक लिया, एक के बीच में हमने वाले वो रखा, इसके कौन सा रखा, बी रखा, बी के बाद में ए रखा, फिर सी के बाद में ए रखा, बीच वाले अक्षर किस बार चेंज होंगे। फिर क्या होगा, बीच अगला पहला और दूसरा, पहला अक्षर वही पड़ा है मगर फिर लास्ट में वोवल चेंज हो जाएगा। फिर बीच में ABCD से इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 345 बार क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के पासवर्ड्स बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कहता है भी किसी मेज पर क्या कितने हैं, 9 प्याले हैं। कितने हैं, 9 प्याले हैं। तो 9 प्याले मतलब देख लेते हैं भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस यही चीज़ कह रखी हुई, 9 प्याले हैं। और किसी भी उनके जो पंक्ति है वो और कॉलम है वो संख्या क्या समान है। तो इसी प्रकार से उसकी पंक्ति ली गई, कॉलम यानी ये जो पंक्ति है और ये पंक्ति है और ये जो कॉलम है ये कौन से समान है। इसमें क्या, इसमें से जो 6 प्याले हैं उसमें से कॉफ़ी है और 3 प्यालों के अंदर क्या है, चाय है। तो इन्हें कितनी बार इस तरह से रखा जा सकता है भी, प्रत्येक में पंक्ति में 1 कप कॉफ़ी का होना जरूरी है। भी कितनी बार हम ऐसे रख सकते हैं, भी कम से कम 1 क्या हो, कॉफ़ी का हो सकता है। ठीक है, तो भी कम से कम 1 कॉफ़ी का होना चाहिए, मगर यानी सारे कॉफ़ी के हो सकते हैं मगर 1 कम से कम तो होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हम सिंपल से कर सकते हैं, या तो हम इस प्रकार से लग सकते हैं इसको भी। ठीक है, ये दोनों ये 6 कॉफ़ी के हैं, ये 2 हमारे यानी जो ये वाले हमारे सारे के सारे किसके हैं, चाय के हैं। इसमें भी कॉफ़ी है, इन सभी में कॉफ़ी है। एक तो हमारा ये होता है सिंपल सा। तो इसमें सिंपल मैट्रिक्स बन सकती है जिसको हम क्या करते हैं, 3 × 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या गया, 9 आ जाता है इससे। ठीक है, अगला हमारा क्या होता है भी, हम क्या करें, एक इस प्रकार से सजाएं, या तो हम इसको ऐसे सजा सकते हैं। ठीक है, तो पहले 3 है, क्योंकि 3 हमें चाय है वो भी तो रखनी है। ठीक है,
तो अगर हम इसको इस प्रकार से भी रखते हैं तो यहाँ पर जैसे कॉफ़ी है, यहाँ पर जैसे इस यहाँ पर कॉफ़ी है, यहाँ पर कॉफ़ी या टी है, तो फिर भी यही चीज़ बनेगी, यही चीज़ है, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, तो फिर हमारा क्या होता है, अभी इन तीनों के अंदर क्या हो, कॉफ़ी हो, ठीक है, और इन दो के अंदर फिर कॉफ़ी हो, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो, क्योंकि हमें चाय भी रखनी है तो इसके अंदर चाय हो, या फिर ऐसा होता है इसके अंदर कॉफ़ी हो, क्योंकि एक कॉफ़ी एक प्याले के अंदर तो होनी चाहिए, और यहाँ पर टी हो, यहाँ पर चाय हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक प्याला है हमारे, कम से कम ये व्यवस्था भी हमारी बन सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर क्या करते हैं हम, तो क्या बन गया हमारा, 3 के अंदर कॉफ़ी है, 2 के अंदर कॉफ़ी है, और हमारी 1 के अंदर कॉफ़ी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारा, एक प्रकार से फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। एक तो हमारा 9 आया था, एक हमारा 6 आया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे भी, कितने इससे पॉसिबल्स हो सकते हैं इस प्रकार के, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 9 इंटू 6 है, तो ये आ गया 20, सॉरी हमारा ये आ गया 54 आ गया, ठीक है। तो ये हमने कहा रखा है इस प्रकार से, अगर इनकी पहलों की अगर हम इस प्रकार से चेंज करते रहे सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको भी चेंज करते हैं, सारी चीज़ों को हम चेंज करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हम 27 बार इसको और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या हो भी, ये वाली टी है वो शायद यहाँ पर हो, दोनों कप यहाँ पे आ सकते हैं, इसको हम उल्ट सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारे 27 क्वेश्चन, यानी जो 9 है, इन 9 को 3 बार चेंज कर सकते हैं, तो यानी 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आएगा, और वो इस 54 के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 54 में जब हम क्या करते हैं, हमारा 27 प्लस करते हैं, तो तब हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक क्या है हमारा, यहाँ तक सिर्फ इन्हीं चीज़ों का है, सिर्फ यही व्यवस्था रखी है, पर ये व्यवस्था चेंज भी तो हो सकती है, हमारा टी यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, तो इस प्रकार से हम इन 9 प्याले हैं उसको 3 बार और चेंज कर सकते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 27 आता है, और फिर इसको हम इसमें प्लस कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा इसका डी, हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि 54 भी दिया गया है, इसमें 27 भी दिया गया है, ठीक है। तो ये इसीलिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, 3 क्रमागत पूर्णांक का योग और गुणनफल बराबर हो तो कितनी संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। 3 क्रमागत पूर्णांक जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा जैसे कोई भी कम हो, जैसे 1 2 3 हो, मगर इस प्रकार से निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, जैसे हम जैसे x को बीच में रखते हैं, क्योंकि कोई संभावना ही नहीं होती पूर्णांक हम के, तो जैसे x को हम लिखते हैं तो पहला दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ होगा वो क्या होगा भी x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 1। तो इस प्रकार के हम क्रमागत निकालते हैं, जो क्रमागत निकालते हैं, अगर हम 1 2 3 4 से ले तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे इसी सीरीज हमारे आगे भी बनेगी, 3 4 4 5 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, हम कितने करके देखेंगे, ठीक है। तो इससे हम x लेकर शुरू कर देते हैं, x के हिसाब से अब इसको बना लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इस सारे को जब हम क्या करते हैं, पहला हमें क्या किया है, जब इन को क्या करना है, योग करना है, ठीक है। तो योग करते हैं हम भाई, x माइनस 1 प्लस में x प्लस में x प्लस में 1, यही चीज़ की गई है, ठीक है। पहले तो इन सबका जो पूर्णांक है इसका हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और साथ ही साथ फिर हमें साथ में क्या पूछा गया है, कितनी ऐसी संभावना होगी उनके जो गुणनफल है वो बराबर हो, तो ये वाली प्लस वाली चीज़ है वो बराबर होनी चाहिए इसके गुणनफल के, जैसे x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x, फिर मल्टीप्लाई में फिर सॉरी ये x हम सॉरी मल्टीप्लाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, x फिर मल्टीप्लाई तो x प्लस 1, तो ये क्या संख्या होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन बनाते हैं, तो जैसे हमारा 1 है, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, x बचा है खाली, तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, ये x की क्या हो जाएगा, ये x हमारा 1 तो 3 में से x है, तो x हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचा, एक तो हमारा माइनस का 1 बच गया, यहाँ निकल गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई एक बार निशान रख देते हैं, यहाँ से हमारा खाली 1 बचा, ठीक है। ये 1 माइनस 1 हो गया, चलो 0 हो गया इसको, ठीक है। तो सॉरी हाँ, x कॉमन निकाला ना हमें, ठीक है, x कॉमन निकाला, ये यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसमें से -2 हो जाएगा ये, क्योंकि x हो जाएगा, ये भी तो फिर माइनस होगा, -2 हो जाएगा। चलो इसको हम इस प्रकार से रहने दें, सिंपल से कर लेते हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई था ना, ये प्लस का नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, जो x वाली जो टर्म है उसको एक बार ऐसे रख लेते हैं, बट जबकि एक हमारा x माइनस 1 और एक हमारा x प्लस 1, तो ये कौन सा फार्मूला बनता है हमारा, जो a स्केयर माइनस बी स्केयर का जो फार्मूला है वो बनता है, जैसे तो x है उसका स्केयर, ठीक है, और माइनस में हमारा 1 का स्केयर, तो ये वाला फार्मूला जब हम बोलेंगे तो ये होगा x माइनस 1 और x प्लस 1 में ये बन जाएगा, ठीक है।
फिर हम एक एक्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x तो हमारा ऐसे पड़ा है, ठीक है। तो x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x की क्या हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा, फिर माइनस के अंदर x इसके साथ माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 3x को इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो y की 3 x की 3, फिर इधर आके एक हमारे पास माइनस में x है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके जो ये प्लस था ये भी आके माइनस का 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या 0 है, ठीक है। तो इस सब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, x की 3 तो माइनस में x है तो ये क्या माइनस में 4x इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 इंटीजर्स आ जाते हैं, जैसे x 0 हमारा, एक 2 आएगा और एक आएगा हमारे पास -2। तो ये सारी की सारी बन सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल इस प्रकार से हो सकते हैं, अभी 3 तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसको हम रख सकते हैं, ये सारे के सारे क्या आ सकते हैं, बराबर आ सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा भी। जो एक हमारा ये दे रखा है भी 0.x × y के रूप में कितनी संख्या x और y के से भिन्न शून्यक हो सकते हैं। तो ये कितनी बार हो सकते हैं हमारे x और y, तो हम कितनी बार इसको चेंज कर सकते हैं x और y को, ठीक। तो सिंपल सा है भी, इस प्रकार से हमें क्या करना है भी, इसके नंबर से नंबरिंग लेने हैं। तो पहले हम देखते हैं भी कौन से ऐसी संख्या जो दोनों के जो रूप है वो एक अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम इनका जो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नीचे के ऑप्शन से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे 72 है हमारा, तो जब हम 9 × 8 करते हैं, ठीक है, तो 9 × 8 करते हैं तो हमारा 72 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ 2 संख्या रख सकते हैं इसको, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके शून्य यानी क्या होनी चाहिए, भिन्न शून्यक होनी चाहिए। 81 है, 81 हमारा क्या बनता है, 9 × 9 से बनता है, तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि ये भिन्न नहीं है। दूसरा, ये शून्यक नहीं है क्योंकि इसके लिए 0 होनी आवश्यक है, या फिर 5 हो, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आगे चले जाएगा, 100 भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा सिर्फ 72 ही होता है, ज़्यादा सोचने की हमारे पास जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से जब हम उत्तर निकालते हैं पढ़ के तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा जो टेस्ट नंबर 1 है, यानी जो 2022 का जो हमारा जो पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन है 23 किस्म, ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है अभी ABC का औसत कितना है, 40 kg है। तो कितना है हमारा औसत इसका 40 kg है। इसको हम एक बार मिटा ही लेते हैं, ठीक। तो क्या कहता है हमारे जो ABC का औसत हम कैसे निकालते हैं, जैसे A + B + C इज इक्वल टू बाय 3 करते हैं, तब हमारा औसत आता है वो कितने किसके बराबर है, 40 के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं हमारा B + D + E, ठीक है। जब इसका डिवाइड बाय हम 3 करते हैं तो ये कितना आता है, 42 आता है, ठीक है। तो अब हम ये 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या होगा 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या किया भी, ये हमारा लगभग औसत आ गया है। और हमने इसमें कह रखा है जो F और B है वो उसका भार क्या है, बराबर है। इसका F और B का भार क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जितना भार F का है वहाँ B का है, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, F की जगह B रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका सारे का इस चीज़ का हम औसत निकालते हैं सारे का, तो जैसे A + B + हम करते हैं इसका, जैसे A + B + C + D E और E तक निकालते हैं, ठीक है। क्या तक निकालते हैं, जैसे D E हो गया हमारा D E तक निकालते हैं। तो अब हम इस अर्थ से इसका प्लस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या बराबर है। तो अब अगर हम इसका प्लस करते हैं, ठीक है, तो 120 प्लस हो, ये दोनों का ये हो गया क्योंकि F है वो B के बराबर है, तो B की जगह F रखो या F की जगह B रखो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं F की जगह B रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी हम इसको टोटल कर देते हैं तो ये हमारा कितना आएगा 246 आ जाएगा, ठीक। 246 है, जबकि हमारे पास जो F है वो B के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका औसत निकालना है तो हमारी पूरी संख्याएं कितनी है, पूरी संख्या हमारी 6 है, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं 246 को। 246 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 41 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 21 इसका, सॉरी 41 इसका राइट आंसर होता है, सी इसका हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कम से कम 15 क्वेश्चन इसके डिस्कस किया, तो इसीलिए वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर चलो कोई बात नहीं, आपको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।